हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का जियोग्राफी का अध्याय 4 कृषि से संबंधित गाइस हम अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। इसका लेक्चर पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया है। गाइस, हम इसमें डायोग्राम और चित्रों का सहारा लेकर हुए चलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं हमें चीज़ों को समझना है, समझाने की फुल कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको गाइस समझ कर ही सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकें, रटने की ज़रूरत ना रहे। और साथ में गाइस, यदि हम चित्रों को सहारा लेकर के पढ़ाई करते हैं, चित्रों के द्वारा देखकर कोई चीज़ को यदि याद रखते हैं, तो देखी हुई चीज़ आप याद रखना गाइस, वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती है। और उनकी अपेक्षा, यदि सुनी हुई चीज़ों की अपेक्षा देखी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। इसीलिए हम गाइस चित्रों का भरपूर प्रयास करेंगे कि हर चीज़ का हम चित्र ला सकें। तो गाइस, हमने प्रयास किया भी है। और यदि आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखे लेते हैं, तो गाइस आपको बार बार पढ़ने की और बार बार रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन आंसर को आप एक बार समझ लेते हैं गाइस, तो लंबे समय तक आप याद रख सकेंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रश्न हमको लिखना है। बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब क्या? देखिए क्वेश्चन बहुवैकल्पिक प्रश्न जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? एक ही फसल लंबे चौड़े खेत में उगाई जाती है। गाइस, हमें इस प्रकार की खेती बताना है जिसमें लंबे चौड़े खेत पर एक ही प्रकार की कृषि बोई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उस वाली कृषि को क्या कहा जाता है, हमको ये बताना है। जिसने भी लेक्चर पार्ट देखा होगा गाइस, वो आसानी से इन क्वेश्चनों आंसर को लगा सकेगा। और नहीं देखा है आपने लेक्चर पार्ट, तो आप कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको सारा सब कुछ लेक्चर का ही समझ में आ जाएगा, लेसन पूरा समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और क्वेश्चन आंसर भी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देखिए मतलब कि एक लंबे चौड़े खेत में गाइस एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण कृषि कहेंगे क्या? या ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि कहेंगे, या फिर जी नंबर बागवानी, या फिर घ नंबर गहन कृषि कहेंगे। सो गाइस, आप देखिए यहाँ पे एक लंबा चौड़ा खेत है और यहाँ पे एक ही प्रकार के बाग बगीचे लगाए जाते हैं। उस फसल को गाइस क्या कहते हैं? सो गाइस, उस फसल को हम रोपण कृषि कहेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें गाइस रोपण कृषि में हम देखते हैं कि पौधे को लगाया जाता है, एक एक से पौधे को लगाया जाता है, और एक लंबे चौड़े मतलब खेत में वहाँ पे गाइस एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है, उसको हम रोपण कृषि कहते हैं। देखिए रोपण कृषि की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। किसने गाइस? अंग्रेजों ने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल बताना है गाइस। हमने बताया था रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। चावल को क्या रबी की फसल कहते हैं, या मोटे अनाज को रबी की फसल कहते हैं, या चना को रबी की फसल कहा जाता है, या कपास को रबी की फसल कहा जाता है? सो गाइस, हमने रबी की फसल के बारे में एक ट्रिक टाइप की बताई थी हमने कि रबी मतलब होता है सूर्य भगवान। सूर्य होता है कि नहीं होता है? और गाइस इसी मौसम में बोई जाती है, मतलब शीतकाल में, जब सर्दी का मौसम होता है ठंडी वाला रबी का, तो वो कौन सी फसल है हमको ये बताना था। तो गाइस सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और ठंडी के पूरे मौसम रहती है। और नवंबर गाइस जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। तो गाइस इसमें से राइट आंसर है ये, तो गाइस खरीफ की फसल है, ये भी खरीफ की फसल है, ये कपास भी खरीफ की फसल है। बट गाइस चना क्या है? रबी की फसल है। सो देख सकते हैं आप, चना क्या है गाइस? रबी की फसल है। क्योंकि हम देखते हैं एग्जाम टाइम पे गाइस कभी कभी कुछ याद नहीं आता, तो हमें जहाँ जो कुछ पढ़े रहते हैं तो उसकी कॉपी का पेज जरूर आता है, फिर थोड़ा थोड़ा याद आता है हमको, तो इसीलिए हम देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? गाइस फलीदार फसल दालें हैं क्या? मोटे अनाज होते हैं क्या? चना होता है फलीदार फसल, या कपास होता है? सो गाइस फलीदार मतलब कि देखिए जिसमें कि मतलब जैसे एक चीज़ है और उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसमें फली के टाइप की निकल आती है, फलीदार फसल किसे कहते हैं? सो गाइस इसमें राइट आंसर है वो है क्या? दालें एक फलीदार फसल हैं, फलियों में गाइस निकलती है। देखिए ये है गाइस दाल।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। गाइस सरकार कौन सी घोषणा गाइस फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो क्या अधिकतम सहायता मूल्य देती है, न्यूनतम सहायता मूल्य देती है, माध्यम सहायता मूल्य देती है या प्रभावी सहायता मूल्य देती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। मतलब कि गाइस इसमें सरकार खुद निश्चित कर देती है कि हमें इस मूल्य पर इस बार अन्न बेचा जाएगा, जिसकी किसानों को सहायता हो जाती है। गाइस ये सहायता मतलब कि जो दूसरे लोगों को ना बेच करके वो सीधे सरकार को बेचते हैं, और सरकार का मूल्य फिक्सीकरण करने के कारण गाइस एक सहायता मिलती है कि लोगों को सस्ते दाम पे नहीं बेचना पड़ता है, उनको गाइस उनकी मेहनत का गाइस सही मूल्य मिल जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में हमको देना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक पेय फसल का नाम बताइए जिसका उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का भी विवरण दीजिए। तो गाइस हमें एक पेय फसल कौन सी है। तो गाइस हम देखते हैं चाय क्या है, एक पेय फसल है। इसको गाइस फसलों में उगाया जाता है। देखिए चाय की पत्तियों को इस प्रकार उगाया जाता है। ये है गाइस चाय के बागान, जो कि असम के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। और चाय किसने लेके आई थी गाइस, चाय की फसल जो लाने वाला होगा वो अंग्रेज लोग थे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं चाय क्या है, एक पेय फसल है। चाय एक पेय फसल है, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बताना है हमको। तो अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं इसके अपन देख लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अपन इसको 4 भागों में गाइस डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी, एक तो गाइस अनुकूल परिस्थितियों के लिए हमको इसकी क्या क्या बतानी पड़ेगी। अनुकूल परिस्थितियों के लिए हमें इनकी पहले नंबर गाइस हम मिट्टी बताएंगे कि किस वाली मिट्टी में उगती है। दूसरा बताएंगे गाइस इसमें वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है। वर्षा के साथ साथ गाइस इसके बारे में हम वर्षा और वहाँ की भूमि कैसी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इनके बारे में गाइस। जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए यहाँ की, तो मिट्टी गाइस ह्यूमस और जीवांश की प्रचुरता होनी चाहिए। वहाँ उस वाली मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए और जीवांश की प्रचुरता होनी चाहिए। मतलब कि गाइस खाद वाली मिट्टी होना चाहिए अच्छी। ठीक है ना। और वर्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अपन देखते हैं वर्षा के आधार पर। कोमल पत्तियों के विकास के लिए वर्षा के लगातार बौछार होना चाहिए। इसमें गाइस पूरे टाइम वर्षा होना चाहिए। और हम देखते हैं जो असम का इलाका है, उत्तर पूर्वी इलाका है, जहाँ पे चाय की खेती की जाती है गाइस, तो वहाँ पे वर्ष भर वर्षा कहीं ना कहीं होती रहती है। जो मेघालय मासिनराम है वहीं पे पड़ता है गाइस, तो आसपास पड़ता है मेघालय प्रदेश में गाइस, तो वहाँ पे वर्षा होती रहती है। इसी प्रकार देखिए गाइस ये है चाय का इलाका। देखिए ये है उत्तर पूर्वी इलाका, यहीं पे पड़ता है असम। ठीक है। और गाइस जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, पाला रहित जलवायु होना चाहिए। वर्षा देखा, मिट्टी देखी, और गाइस उष्ण उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। तो हमने 4 चीज़ देखी, आप याद रख सकते हैं क्या। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण उपोष्ण, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ह्यूमस और जीवांश की प्रचुरता होनी चाहिए। और गाइस वर्षा के आधार पर लिख सकते हैं 3 चीज़ें, कोमल वर्षा होना चाहिए, और चौथा हमने देखा जलवायु पाला रहित होना चाहिए। सो गाइस यदि अपन इस आंसर को किस प्रकार लिख सकते हैं, अपन 4 चीज़ों के आधार पर लिखेंगे। एक तो गाइस जलवायु, उष्णोपोष्ण, मिट्टी, वर्षा, जलवायु। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइस क्या लिखा है। भारत की खाद्य फसल का नाम बताइए। एक अभी हमने पेय पदार्थ का नाम बताया था गाइस, जो चाय अपन पीने के लिए उपयोग होती है। अब खाने वाली फसल का नाम बताना है, तथा उसको उगाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। उसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, मतलब परिस्थितियां गाइस, फसल को उगाने के लिए वर्षा की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो कैसी मिट्टी में उगती है। और गाइस और हम देख सकते हैं मिट्टी, जलवायु, पानी कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। सो गाइस देखते हैं अपन। देखिए खाद्य फसल का नाम बताना, तो खाने वाली सर्वाधिक खाने वाली फसल अपने भारत में है जो, वो है गाइस चावल। क्या है, चावल सर्वाधिक खाने वाली फसल मानी जाती है। हम देखते हैं हमारे भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है चावल का। तो चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। यह निम्न क्षेत्रों में पैदा होती है गाइस। कहाँ कहाँ पैदा होती है हमें ये देखना है। ये तटीय क्षेत्रों में पैदा होती है। कहाँ पे गाइस, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी मैदानों में
गैस चावल का उत्पादन किया जाता है। सो गैस ये वाला इलाका कहाँ पे पड़ता है, जैसे हम देखते हैं तटीय क्षेत्र, तट वाला इलाका। क्यों ज़रूरत होती है तटीय इलाके की, यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि बड़े नंबर पे आंसर आता है क्वेश्चन तो आप इस प्रकार भी बनाकर लिख सकते हैं। देखिए तटीय क्षेत्रों में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे गैस हम देखते हैं तटीय इलाके में जैसे पश्चिम बंगाल का इलाका है और डेल्टा वाला क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदान, तो गैस ये वाला इलाका है। ये देखिए ये है चावल का इलाका। यहाँ से गैस हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पे गैस हिमालय पड़ता है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आकर के बह कर के आती हैं गैस, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जब गैस, तो वो यहाँ से बहुत सारी जलोढ़ मृदा वगैरह लेके आती हैं और ये है तटीय इलाका, ठीक है ना। तो गैस यहीं पे पाया जाता है। ये है उत्तर पूर्वी इलाका। देखिए यह पूरब कहा जाता है इसको दक्षिण, इसको पश्चिम कहा जाता है, इसको दक्षिण और इसको उत्तर। तो गैस उत्तर और पूर्व के इलाके में पाए जाती है चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद गैस हम देखते हैं, इसके बाद पंजाब में भी देखा जाता है। देखिए ये है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट और चावल की खेती होती है। और गैस यहाँ पे पंजाब वगैरह में भी थोड़ी बहुत चावल का उत्पादन किया जाता है। गैस यहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है, किसके कारण यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, तो हम देखेंगे ये क्षेत्र कौन सा वाला होता है गैस, डेल्टाई क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी जगह की नदियाँ आकर के यहाँ पे गिरती हैं। और गैस यह क्या होता है, यह तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे गैस जलोढ़ मृदा, तलछट वगैरह जमा हो जाते हैं, जैसे उर्वरता की कमी नहीं होती है, काफ़ी उर्वरक भूमि मानी जाती है। और बड़ा आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं गैस तापमान के आधार पर कि तापमान कितनी ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको बता दें हम, तापमान इसके लिए चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ज़रूरत होती है। वर्षा की 100 डिग्री वर्षा होना चाहिए सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीमीटर गैस वर्षा होना चाहिए। इसके बाद आपने ये देख लिया गैस मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा में ज़्यादा होता है, मतलब कि काली पीली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। सो गैस हम आंसर को बताते जा रहे हैं और गैस हम फैक्ट देंगे ओनली। आप अपने अनुसार आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा ये वाला। आप अपने अनुसार लिखेंगे गैस तो एग्जामिनर यदि कोई क्वेश्चन बनाकर भी दे देता है तो आप उस आंसर को डील कर ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं हम उनको देखते हैं। देखिए आज़ादी के पश्चात हम देखते हैं सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में संस्थागत निम्नलिखित सुधार किए गए। तो हम 3-4 आधार पर इसको देखेंगे गैस। जैसे कि हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जैसे जमींदारों की प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। पहले गैस जब हमारा भारत गुलाम था तो इसी के सहारे पर अंग्रेज लोग क्या करते थे, जमींदार लोगों को, हम जमींदारों के आधार पर हमारे पट्टे वगैरह होते थे गैस किसानों के। और गैस यदि उनके पास पैसा नहीं हो पाते थे, कोई किसान गैस वहाँ पे कर्ज लिया है, माना कि किसी किसान ने क्या लिया, कर्ज लिया और गैस उसके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं चुकाने के, तो उसकी भूमि क्या कर लेते थे, जमींदार लोग हड़प लेते थे। तो गैस ये थी कहानी वहाँ की अंग्रेजों के टाइम की। और फिर बाद में क्या हुआ गैस हम देखते हैं, तो इस प्रथा को गैस अब सरकार, आप कोई भी किसान गैस या जमींदार पट्टा नहीं रख सकता है गिरवी मतलब कि कर्ज में, ठीक है ना। तो ये तो क्या किया गया, जोतों का चकबंदी सहकारी तथा जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया और उच्च प्राथमिकता दी गई इन सब चीज़ों के लिए। मतलब चकबंदी की जाए, मतलब अपने पट्टे बना दिए जाते हैं और गैस जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पहला हमने देखा ये सुधार हुआ। दूसरा सुधार क्या हुआ गैस, फसल बीमा योजना। हम देखते हैं कि किसान के लिए गैस 1980-1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी जैसी घटनाओं के फसलों को बचाने के लिए फसल बीमा लागू की गई। मतलब गैस कभी भी क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी हम देखते हैं सूखा पड़ जाता है, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ता है, बेचारे किसान को। उनके पास गैस
अन्न तो जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके पास ही सबसे पहले क्या खाने को नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पता चला 1 साल तो कर लिया गाइस उन्होंने, और खाने के लिए था गाइस, जितना किया एक्स्ट्रा था तो उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उनको दूसरी चीज़ें भी लेनी होती हैं, है ना। तो उसके लिए गाइस उन्होंने बेच दिया और अपने लिए पैसे रख लिए। तो लास्ट में कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आती है, तो गाइस उन्होंने पूरी साल मेहनत की और लास्ट में उनकी मेहनत का कोई ठिकाना नहीं रहता है गाइस। चक्रवात या बाढ़ आ जाती है तो उनकी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फिर कोई बीमारी लग जाती है फसल में तो नष्ट हो जाती है। तो गाइस फसल बीमा योजना बनाई गई इस काम के लिए, उनके लिए गाइस बीमा दिया जाता है। आप देखते हैं कभी भी सूखा पड़ता है तो सरकार मुआवजा देती है और राहत कार्य करती है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, एक तो गाइस वो जमींदार प्रथा का अंत, फसल बीमा योजना याद रखना। इसके बाद ग्रामीण और शहरी बैंकों की स्थापना की गई। ग्रामीण और शहरी बैंकों की स्थापना की गई, तो इसमें क्या किया गया हम पढ़ते हैं। देखिए, किसान को कम दर पर ऋण मुहैया कराने और ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। हम देखते हैं गाइस किसानों के लिए जब भी गाइस वो करते हैं क्या, कृषि करते हैं, तो उनके लिए बहुत लागत लगती है। कभी कभी गाइस उनको कीटनाशक भी डालना पड़ता है, यूरिया भी डालना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है, और गाइस इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं होता है, तो गाइस इसके लिए ग्रामीण और सहकारी बैंक की स्थापना की गई, जिससे कि उसको पैसे उपलब्ध कराया जा सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या 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 किया, आप जल्दी से रिपीट करते चलिए। पहला गाइस हमारे साथ में देखिए, जमींदार प्रथा का अंत हुआ। दूसरा, फसल बीमा योजना बनाई गई। तीसरा, ग्रामीण और सहकारी बैंक की स्थापना की गई। और चौथा गाइस सबसे अच्छा काम हमें लगा, 1965 में क्या किया गया, न्यूनतम समर्थन कीमत दी गई। न्यूनतम समर्थन कीमत की मतलब कि बताया गया कि मतलब न्यूनतम, हम देखते हैं इसमें गाइस विशेष रूप से बिचौलियों और दलालों को किसानों के शोषण से बचाने के लिए ये योजना लाई गई। ये न्यूनतम समर्थन कीमत मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ गाइस, हम देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं, तो दलाल लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, किसानों से सस्ते दामों पर क्या कर लेते हैं, ये लोग अनाज को खरीद लेते हैं। गाइस मेहनत कौन करता है, किसान करते हैं। उनसे इनके पास पैसा, जैसे कि धनी लोग हैं, इनके पास पैसा की तो कोई कमी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, उन पैसों से गाइस ये किसानों से क्या खरीद लेते हैं, अनाज खरीद लेते हैं, और गाइस फिर जाकर के शहरों में महंगा बेचते हैं। और गाइस जब और फिर बाद में ये महंगा बेचते हैं। जैसे कि जिस किसान के पास गाइस या फिर कोई गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए, तो उनको महंगा बेचते हैं। कर क्या रहे हैं, मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किसान से लिया और दूसरों को महंगा दिया। तो फायदा कौन खा रहा है, ये बिचौली लोग। तो इससे गाइस जब न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा कि इतने मूल्य पर ही बिकेगा आपका चावल या अनाज, तो गाइस इससे दलालों का काम खत्म हो जाता है और किसान ही अपना जितना गाइस प्रॉफिट होता है उसी को होता है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। मतलब कि हम देखते हैं किसान को फायदे और किसान के फायदे और क्रेडिट कार्ड को व्यक्तिगत बीमा की शुरू की गई, व्यक्तिगत बीमा योजना की शुरू की गई। जब गाइस एक योजना ये भी थी कि मतलब कि किसान को क्रेडिट कार्ड बनाया गया किसान के फायदे के लिए। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है आपको खेती करते वक्त, तो गाइस हम देखते हैं सब कुछ में पैसा मिलता है, पर उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, कोई जिम्मेदारी ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। तो गाइस इसके लिए किसान क्रेडिट बीमा योजना चलाई गई व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए। सो गाइस क्या क्या कार्य देखे हमने कृषि सहायता करने के लिए गवर्नमेंट के। एक तो देखा हमने जमींदार प्रथा का अंत किया गया। दूसरा हमने देखा गाइस कि जमींदार प्रथा के साथ साथ ग्रामीण और सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। तीसरा हमने क्या देखा गाइस, न्यूनतम सहायता मूल्य की स्थापना की गई। चौथा हमने क्या देखा गाइस, व्यक्तिगत दुर्घटना की योजना बनाई गई। और चौथा हमने देखा फसल बीमा योजना बनाई गई कि फसल खराब हो जाने पर सरकार उनको पैसा देती है। ठीक है ना, तो हमने इन 4 चीज़ों को यदि आप याद रख ले जाते हैं तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को तो गाइस कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, एक प्रकार के कीवर्ड याद रखने के लिए गाइस इतना बड़ा आंसर रखना मतलब कि ज़रूरी तो नहीं कि हमको पूरा आंसर याद रह पाए, लेकिन यदि आपको ये कीवर्ड याद आ जाते हैं एग्जाम में गाइस, तो आप बना करके आंसर को आसानी से लिख पाएंगे गाइस। तो और इतने आंसर को मतलब कि ये 4 वर्ड याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जमींदार प्रथा,
कौन किया? फसल बीमा योजना, न्यूनतम सहायता मूल्य, व्यक्तिगत दुर्घटना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है यहाँ पे, दिन प्रतिदिन किसान कृषि भूमि के कम हो रही है। क्या आप इस परिणाम की कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा? यदि गाइस यही मतलब हम देखते हैं कि एक किसान की पहले क्या थी, प्राचीन काल में एक पूरा गाइस फील्ड था। फिर इसके होते हैं गाइस 2 पुत्र होते हैं, 2 बच्चे होते हैं गाइस। 2 बच्चे होते हैं तो क्या होता है, इस भूमि का हम देखते हैं जो इतनी बड़ी भूमि थी गाइस, तो इसका क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है, मतलब कि बढ़ती जाती है गाइस। फिर से इनके भी 2 बच्चे होते हैं तो ये क्या कर देता है गाइस, फिर से ये अपनी भूमि को क्या करता है, 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। सो गाइस देखते हैं इनसे जोतों का आकार बहुत ही छोटा होता जाता है गाइस। अब देखते हैं हम छोटे छोटे खेत देखने को मिलते हैं, कारण यही है। तो इस गाइस छोटे छोटे खेतों में यदि ऐसा होता गया तो गाइस तो इसका परिणाम क्या होगा हम देखते हैं। तो गाइस इसमें तो गाइस मशीनीकृत ये इकट्ठे ट्रैक्टर भी नहीं चल पाएंगे, इकट्ठी गाइस खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसके परिणाम देखते हैं। दिन प्रतिदिन किसान के कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। इसके निम्न नतीजे हो सकते हैं। एक तो क्या गाइस हम देखते हैं इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, अनाज उत्पादन में कमी आएगी। हम देखते हैं कि अनाज का उत्पादन कैसे होगा। लोग गाइस जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को घर भी बनाना होता है उसी वाली जगह में। हम देखते हैं पहले कृषि के लिए कितनी ज़्यादा भूमि थी, और गाइस अनाज उत्पादन में कमी आ सकती है। गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरक और अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित होती है तथा लवणता समाप्त हो जाती है। क्या होता है गहन खेती में, आपने देखा कि गाइस छोटे छोटे खेत तो थे लोगों को, लेकिन खाने को तो उतना ही लगता है, इसीलिए गाइस ये लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, मतलब खाद डालते हैं। और खाद डालने से गाइस क्या होता है, इसकी प्राकृतिक क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित होती है, उनकी लवणता समाप्त हो जाती है। तो हमने क्या क्या देखा गाइस, अनाज का कम उत्पादन। दूसरा हमने देखा गहन कृषि की जाती है इसी के कारण, और गहन कृषि के बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल से लेक्चर पार्ट में बता चुके हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दिया, गहन खेती मतलब कि छोटे खेत में गाइस बहुत ज़्यादा उर्वरक उपजाऊ भूमि बनाना, और छोटी सी ज़मीन पर गाइस बहुत जन लोगों का मतलब कि बहुत सारे लोगों का कृषि करना। और क्या हो सकता है गाइस, इसमें अल्प तथा बुरी बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब कि कहने का मतलब गाइस हम देखते हैं एक छोटे से ही खेत में गाइस बहुत सारे मजदूर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं गाइस कि अब गाइस काम नहीं भी है कृषि में, इसके बाद भी बहुत सारे, उसके पापा थे तो उसके चाचा भी उसी में लगे हैं, पापा भी लगे हैं और उसके भैया भी लगे हैं, हम देखते हैं। और गाइस काम पता चला एक जन का है, क्योंकि गाइस हम देखते हैं इसमें अल्प और छुपी बेरोजगारी, मतलब छुपी हुई बेरोजगार टाइप के हैं। लेकिन क्या करें, बोल दिया जाता है नहीं ये तो किसान में लगे हैं, किसानी में लगे हैं, लेकिन गाइस अब क्या करें, वो दूसरा काम नहीं है, इसीलिए गाइस इसे छुपी बेरोजगारी इसे कहते हैं। मतलब कि काम ना होते हुए भी उसी काम में लगे रहना। पता चला काम एक जन का है और लगे 4 जन है उसमें, ठीक है ना, इसको कहते हैं छुपी बेरोजगारी। देखते हैं कृषि आधारित उद्योग कच्चा माल में कमी का सामना करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा गाइस, इस कृषि से कारण ही गाइस हम देखते हैं बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्रियां क्या होती हैं, चलती रहती हैं। इससे गाइस बहुत सारी उद्योग फैक्ट्रियां चलती रहती हैं इस कृषि से। तो गाइस एक तो ये होगा कि इसके लिए कच्चा माल हम देखते हैं कृषि से मिलता है, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो चाहे खाने पीने का उद्योग क्यों ना हो। तो गाइस उद्योगों में इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है गाइस कृषि का। तो हमने क्या क्या देखा गाइस, आप कीवर्ड यहाँ से निकालिए। देखिए अनाज का उत्पादन कम होगा, गहन कृषि की जाएगी, इससे लवणता आप ये लिख सकते हैं गहन खेती में। अल्प और छुपी बेरोजगारी ये आप कीवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। 4 चीज़ों को याद रखेंगे और गाइस ये पूरा आंसर आप आसानी से कर सकेंगे। और उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल की कमी हो सकती है गाइस, क्या हो जाएगी, उद्योगों के लिए कच्चा माल की कमी हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं। गाइस अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, उसमें और ज़्यादा आपको ही सही रहेगा। और हैंड नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये पूरी वीडियो आप नहीं देखते रहेंगे। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के उत्तर के 120 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है।
प्रश्न कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। सरकार द्वारा क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं, हमें ये देखना था। सो गाइस, अभी हमने जो एक क्वेश्चन में अभी देखा था हमने कि कृषि के लिए कौन से संस्थागत सुधार की बात की थी इसके ऊपर वाले क्वेश्चनों में। अब देखेंगे गाइस, संस्थागत सुधार भी होंगे और वो प्रौद्योगिकी सुधार भी होंगे। सो गाइस, इसके उत्तर में देखिए, कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी तय करने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार दोनों किए गए। ठीक है ना, सुधार किए गए। इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए गाइस, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। गाइस, जो संस्थाओं के बारे में अपन देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं खोली गई। देखिए, किसके लिए गाइस, कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जो शायद दिल्ली का इसमें मुख्यालय है। ठीक है ना, कृषि प्रोत्साहन के लिए करने के लिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं पहला क्या किया गया, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरा हम देखेंगे गाइस, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें कि कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिसे लोग उसके बारे में जाने, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे गाइस हम पढ़ लिख के एक नए तरीके की कृषि करें जिससे कि हमें लाभ ज़्यादा हो, हमारी प्रदूषण भी ना हो और लाभ ज़्यादा हो। एक अच्छे से गाइस हम उर्वरकों का प्रयोग करें, एक निश्चित मात्रा में किए करें, खाद का प्रयोग, कार्बनिक खाद का प्रयोग करें, ना कहीं उसका किए करें गाइस। तो इसके लिए, इसकी जागरूकता के लिए दो चीज़ हमने देखा, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। गाइस, हम देखते हैं तीसरी चीज़ क्या किया गया, पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई। पशु, हम देखते हैं कृषि के लिए बहुत सारे पशुओं की भी ज़रूरत होती है। ठीक है ना, पशुओं को से बड़े पशु प्रजनन केंद्र पैमाने में चिकित्सा की व्यवस्था की गई। बड़े पैमाने में हम देखते हैं पशु चिकित्सा की स्थापना की गई, की सुविधाएं लाई गई। और हमने इसमें देखा, हम दो चीज़ लिख सकते हैं, कृषि पशु प्रजनन केंद्र बनाए गए। हम देख रहे हैं कि जो श्वेत क्रांति आई थी गाइस 1970 में, ऑपरेशन फ्लड लगाया गया था पशुओं के लिए। और क्या किया गाइस, हम देखते हैं और सरकार ने क्या किया, फसल बीमा की शुरुआत की। बाढ़ हुआ, चक्रवात, आग हुआ, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया। और क्या है गाइस, किसान प्रसारण की स्थापना की गई, मतलब कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी में मौसम संबंधी फसलों की जानकारी के लिए गाइस ये किया गया। किसके लिए किया गया, हम देखते हैं आकाशवाणी की स्थापना, आकाशवाणी दूरदर्शन टीवी में क्या बताया जाता है, मौसम से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे कि गाइस किसानों को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होगी, कहाँ ओलावृष्टि होगी, जिससे कि गाइस उसके अकॉर्डिंग वो फसल बोते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आकाशवाणी से, दूरदर्शन के माध्यम से मौसम का पता चल जाता है गाइस, तो हम देखते हैं यदि हमें पता चल जाए कि इस साल कम बारिश होने वाली है, तो हम ज़्यादातर धान गेहूँ नहीं बोएंगे, क्योंकि हम देखते हैं धान में ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और सोयाबीन में कम होती है, तो सोयाबीन उसकी दूसरी ऑप्शन वाली फसल बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की गई, जिससे कि दलालों और बिचौलियों को जमींदारों के चंगुल से किसानों को बचाया जा सके। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, हमें इसके बारे में बता चुके हैं कि ये लोग मतलब कि कम कीमत में गए सी फसल किसानों से कम मूल्यों पर ये लोग क्या खरीद लेते थे, चावल गेहूँ खरीद लेते थे और उसको फिर उन्हीं को गैस अधिक मूल्यों में देते थे। तो लोगों को गैस, जो किसान होते थे उनको गैस बहुत नुकसान होता था। इससे क्या नुकसान होगा गैस, हम देखते हैं कि वो लोग उसका सही मूल्य भी नहीं देते थे। पता चला साल भर किसान लगा रहा और उसके लिए खाने, मतलब दूसरी चीज़ों के लिए गैस पैसा ही नहीं है। सो गाइस, क्या देखा कि शोषण से बचाने के लिए मूल्य निर्धारण किया गया सरकार के द्वारा। और क्या है गाइस, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना की शुरुआत की गई। किसानों को लाभ देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। ठीक है। और क्या है गाइस, इसमें देखा कृषि उपकरण की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम देखते हैं आजकल एक से एक कृषि उपकरण आते हैं, जिससे कि गाइस पहले की तरह गाइस एक खेत में पता चला 4-4, 5-5 दिन लोग क्या करते रहते हैं, हल ही चलाते रहते थे। तो गाइस इसमें हल तथा
खुदाई के प्लाऊ, ट्रैक्टर, हरित क्रांति, उर्वरता बढ़ाई गई, जिससे कि किसानों की उपज में वृद्धि हुई। अब गैस अब देखते हैं हम कम जमीन पर भी गैस पहले से ज़्यादा उपज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये गैस हरित क्रांति का परिणाम है, जब कृषि पर उपकरण लाए गए और उर्वरता पर ध्यान दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई, एक संस्थागत सुधार है, जिसमें कि हमने देखा ग्रामीण संस्थागत ये संस्थाएं हैं जो किसानों को महाजनों और जमींदारों से तथा साहूकारों से चुंगल से बचाती हैं। ये संस्थाएं जो गैस हम देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक की स्थापना की गई। इससे गैस किसान को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है अपनी किसान के लिए गैस देखते हैं कीटनाशकों के लिए ज़रूरत पड़ती है, दवा डालने के लिए जब उनकी फसल में रोग लग जाता है, और साथ में देखते हैं उनको बीज खरीदना होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते थे गैस साहूकारों से क्या लेते थे, साहूकारों से अपना ऋण ले लेते थे, महाजनों और जमींदारों से ऋण ले लेते थे। गैस वो पता चला कि वह उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो जमींदार क्या रख लेते थे, उनके पट्टे रख लेते थे, और पट्टे रखने के बाद क्या कर देते थे, यदि वो ऋण नहीं चुका पाते थे, हो सकता है कि उनका बाढ़ या सूखा आ जाए तो गैस क्या हो वो चुका ना पाए और उनकी भूमि ही हड़प ली जाती थी। तो इन सब से बचाने के लिए गैस सरकार ने क्या किया, ग्रामीण सहकारी बैंक की स्थापना की। अब देखते हैं गैस एक से एक सिंचाई परियोजनाएं आई। हम देखते हैं कि भारत सरकार ने जहाँ पे गैस हम देखते हैं कि बारिश कम होती है तो वहाँ पे गैस भूमि फालतू पड़ी रहती है या उन लोगों के किसान को हमेशा गैस घाटा होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटी और बड़ी परियोजनाएं लाई गई, मतलब बांध परियोजनाएं लाई गई। देखिए आप इस प्रकार के बांध बना दिए जाते हैं। राजस्थान के से लेकर के अभी हम देखते हैं इंदिरा गांधी बांध परियोजना आई थी, मतलब नहर चलाई गई थी गैस उस टाइम पे, जो कि राजस्थान से होकर के पंजाब हरियाणा से होकर होते हुए गंगा सतलज के मतलब कि वहाँ से जाती हुई गैस, वहाँ की गैस जहाँ से ये बांध चले जाते हैं तो वहाँ की आसपास की भूमि क्या होती है, हरी भरी होती है, क्योंकि यहाँ से ये लोग कभी भी पानी का यूज कर सकते हैं। सो गैस इस वाले आंसर को, इस बड़े आंसर को गैस अपन कैसे डिवाइड करेंगे जिससे कि अपन को याद हो जाए। तो गैस इसमें हमने देखा कि कृषि के लिए गैस संस्थागत सुधार किए गए और प्रौद्योगिकी सुधार किए गए और संस्थागत आधार पर गैस दोनों के आधार पर लिखेंगे तो आंसर इजी लगेगा। मतलब देखिए अपन यहाँ पे लिखा प्रौद्योगिकी के आधार पर और यहाँ पे लिखा गैस संस्थागत सुधार के आधार पर। तो गैस संस्थागत सुधार कौन कौन से थे हमने देखा। संस्थागत सुधार में हम देखेंगे गैस कौन कौन से किए गए थे। एक तो गैस जमींदार प्रथा को खत्म करना, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था गैस न्यूनतम सहायता मूल्य देना किसानों को, न्यूनतम ये कीवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। इनके बारे में गैस एक लाइन भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जमींदार प्रथा को न्यूनतम, फसल बीमा योजना की बात की गई। तो गैस ये संस्थागत सुधार थे, ठीक है ना, फसल बीमा। और एक हमने देखा कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई। तो हमने इनमें 4 देखा। 4 के बाद गैस और भी थे जो हमें अभी याद नहीं आ रहा है। फसल बीमा योजना और फसल न्यूनतम सहायता मूल्य, इसके बाद व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना। सो गैस इस प्रकार आप लिख सकते हैं कीवर्ड के रूप में। जैसे कि हमने देखा संस्थागत सुधार में जमींदार प्रथा का अंत करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, फसल बीमा योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो आप इसके चार हेडिंग आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसकी 4 हेडिंग प्रौद्योगिकी सुधार में गैस ये लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर संस्थागत सुधार भी, पशु से संबंधित पशु चिकित्सा सुधार किया गया। इसके बाद किसान कार्यक्रम प्रसारण की स्थापना की गई कि किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए
किसान मतलब कि यदि कोई जानकारी लेना चाहता है कि मौसम कैसा रहने वाला है तो किसान प्रसारण भी किया गया, या फिर कोई फसल से संबंधित कॉल सेंटर की स्थापना की गई हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृषि उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं हरित क्रांति लाई गई, जिसके तहत गाइस गेहूं की फसल को ज़्यादा, मोटे अनाज की फसलों को ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद विद्यालयों की स्थापना की गई। सो गाइस इस प्रकार बांट कर लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृषि विश्वविद्यालय, किसान प्रसारण और पशु चिकित्सा की स्थापना की गई। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत कृषि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा, हम ये देखते हैं। सो गाइस देखते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विश्व के अनेक देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट आना। मतलब गाइस कौन कौन से क्षेत्र इसमें बता दिए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में, देखिए आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट आना। ठीक है ना। वैश्वीकरण मतलब सब देशों का गाइस समाज, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, एक दूसरे से गाइस करीब आना। ठीक है ना। उच्च कोटि की चीज़ों को बाजार में टिक सकती हैं। गाइस इसमें क्या होता है, इसमें गाइस कोई भी देश की उच्च कोटि की अच्छी चीज़ें ही गाइस इनकी बाज़ार में टिक सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे यहाँ बाज़ार होता है तो हम देखते हैं कि विभिन्न व्यापारी आकर के क्या बेचते हैं, सामान बेचते हैं। और गाइस हम देखते हैं जब इतने छोटे लेवल पे गाइस बाज़ार होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ही टिक पाती हैं। और गाइस जब हम देखेंगे कि जब पूरे देश का व्यापार है, मतलब एक प्रकार से हम अपने देश का चीज़ें बेच रहे हैं, दूसरा इंसान आ रहा है वो अपने देश की चीज़ें बेच रहा है, और तीसरा आ रहा है वो अपने देश की चीज़ें बेचता है। तो गाइस जहाँ की चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ की चीज़ें ही क्या होंगी, बिक पाएंगी। तो गाइस ये होता है वैश्वीकरण। ठीक है ना। चाहे वो गाइस आर्थिक चीज़ें हों, मतलब धन देनों से सामाजिक चीज़ें हों, चाहे आर्थिक, राजनीति, सब में गाइस एक दूसरे के निकटता आना। देखते हैं वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव अच्छे, तो गाइस इसमें अच्छे प्रभाव भी पड़े और बुरे प्रभाव भी पड़े। कोई भी चीज़ हो गाइस उसमें अच्छा भी होता है, बुरे भी होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब समझ में आ गया, मतलब कि विभिन्न देशों के बीच जाकर के गाइस बेचना या फिर उनसे गाइस मेल मिलाप करना, और मतलब एक प्रकार से टक्कर, अपने जैसे अपने यहाँ बाजार होता है तो उसमें गाइस विभिन्न व्यापारी आते हैं। उसी प्रकार जब वैश्वीकरण होता है तो वैश्वीकरण में गाइस इसको अपन खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम अपनी चीज़ें गाइस बेच सकते हैं दूसरे देशों को, और दूसरों देशों की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है ना। इसके गाइस अच्छे प्रभाव भी रहे कृषि पर और बुरे भी। देखिए भारत की कृषि में देश की अन्य निर्यात तथा अन्य ज़रूरतों का सामान खरीदने लगे। क्या करने लगे गाइस भारत के लोग, जैसे भारत के लोग गाइस अन्न का निर्यात कर सकते हैं। इससे गाइस भारत के लोग अपने जो अतिरिक्त अन्न बचता है उसको दूसरे देशों में बेच देते हैं। ठीक है ना। और गाइस और अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद लेते हैं। दूसरा क्या प्रभाव रहा, विश्व के धनी देशों के निर्धन देशों की सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करने लगे। तो गाइस इसके बुरे प्रभाव क्या रहे, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो धनी वाले देश थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो गैस वो देखते हैं, और जो निर्धन वाले देशों की गैस क्या करने लगे, सामान सस्ते दाम पर खरीदने लगे। देखिए सस्ती दरों पर खरीदने लगे, जिससे कि गैस अब हमको तो बेचना ही, क्योंकि हमको पैसे चाहिए हैं और बेचेंगे गैस, हमारी आज ज़रूरत है। तो दूसरे देश जो धनी होते हैं वो सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। जिस प्रकार गैस हम देखते हैं हमारे देश में जमींदारी या बिचौली लोग करते थे, मतलब कि यहाँ देखते हैं किसान लोग गैस जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं था गैस, तो उसमें क्या था कि ये लोग किसानों से गल्ला लगा अनाज खरीद लेते थे, और अनाज खरीद करके गैस क्या करते थे, जब हमें आज ज़रूरत है हमने किसानों को बेच दिया उन्होंने, और गैस जब उनके पास नहीं होता था किसानों को, तो किसानों को ही जब किसान ही लेने जाते थे उनसे, तो महंगी दरों में बेचते थे।
और क्या होता है गाइस, एक तो दर की प्रॉब्लम हो गई इसमें, और ये भी था कि हम बेच भी सकते थे। दूसरा गाइस, किसान विभिन्न फसलों की मांग की चीज़ें बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। तो हम देखते हैं गाइस वैश्वीकरण का दूसरा प्रभाव क्या रहा कि इसमें जैसे ही जिन चीज़ों की गाइस मांग बढ़ रही थी, वहाँ पे विभिन्न फसलों की मांग बढ़ रही थी, जैसे ही जिन चीज़ की मांग होती है गाइस, तो भारत के लोग क्या करने लगे, यहाँ पे उसी चीज़ का उत्पादन करने लगे, तो उत्पादन बढ़ा, ये लाभ हुआ। इसका जो गैस, इसका हम देखते हैं इसमें और क्या नुकसान हुआ। इसमें कृषि वैश्वीकरण के कारण छोटे किसान थे गैस जो कृषि छोड़ना, उनको छोटे किसान को गैस कृषि छोड़ना पड़ा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में वो टिक नहीं पाए। तो इसमें क्या देखा हमने कि जो छोटे छोटे किसान थे गैस, वो लोग कृषि नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि वैश्वीकरण के कारण उनका जो सस्ता माल था गैस, उसमें उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अच्छा माल सब कोई खरीदता था, उनका खराब माल जो होता था। तो गैस जिसकी जो उर्वरता, जो छोटे देश हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते गैस, तो अच्छा माल भी पैदा नहीं कर सकेंगे, मतलब अनाज उर्वरक और अच्छा गुणवत्ता युक्त अनाज पैदा नहीं कर सकेंगे। और क्या होगा, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को छोड़ना ही पड़ेगा, वो टिक नहीं सकते। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने को भारतीय उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश की। तो गैस भारत ने तो क्या किया, अपनी गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश की, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग भी टिक सकें। लेकिन कोई छोटे छोटे जो देश हैं वो अपनी गुणवत्ता गैस उसी में नहीं लगा सकते, मतलब कि उनके पास है ही नहीं इतना पैसा कि वो किसानी के लिए गैस गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगाएं। तो गैस उनको ये प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे गैस हमने देखा, यहाँ पे भारत ने क्या कोशिश की कि ज़्यादातर जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश की। जब गुणवत्ता बढ़ेगी गैस तो हमको भी लाभ होगा, अच्छा किस्म का माल आएगा। वैश्वीकरण का दूसरा, गुणवत्ता बढ़ी और वैश्वीकरण से व्यापारी को बढ़ावा दिया गया, जिससे जनता की ज़रूरतों की चीज़ों में कमी आई। तो गैस हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन तो गुणवत्ता तो बढ़ाई गई, लेकिन हमने इसका इफेक्ट क्या देखा कि गैस जो व्यापारी लोग थे तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों को मांग करने लगे जहाँ पे गैस जो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रों में गैस मांग हो रही थी। इससे क्या हुआ, जो ज़रूरतों की चीज़ों में कमी आई, वो किसान लोग उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करने लगे, और दूसरी चीज़ों के उत्पादन की ओर इससे हानि भी हो सकती है। तो मतलब दूसरी चीज़ों का उत्पादन कम करने लगे, तो इससे गैस हानि भी हुई, मतलब ज़रूरतों की चीज़ों में कमी आई। देखते हैं वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित चीज़ों को अच्छे दामों में बेचा जाने लगा। गैस किसी भी चीज़ के हो लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो इसका क्या लाभ हुआ गैस, यहाँ पे देखते हैं कि कोई चीज़ गैस ज़्यादा उत्पादित हो जाती थी तो उसको भी क्या, वैश्वीकरण के कारण हम दूसरे देशों में, जैसे हमारे देश में गैस पर्याप्त है वो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे धान की उपज किसी साल ज़्यादा हो जाती है, किसी साल कम हो जाती है चावल की, तो गैस उसको बेच दिया जाता है, तो उसे भी अच्छे दामों में बेचा जा सका। और क्या देखा हमने, विकसित और विकासशील देशों के मध्य क्या हो गई, अनाज को उत्पादन भरना शुरू कर दिया, और विकासशील देशों से जिसके कि गैस क्या हुआ, जो विकसित देश थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो गैस बहुत धनी देश थे, विकसित देश थे, तो उन्होंने क्या किया, अनाज को भरना शुरू कर दिया। दूसरे देशों से गैस इकट्ठा अनाज क्या करने लगे, जो विकासशील देश थे जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें तो बेचना ही है, तो उससे सस्ते दामों पर क्या करना शुरू कर दिए, इन्होंने अनाज को भरना शुरू कर दिया, जिसका विकसित देशों से मुकाबला, जिससे कि गैस छोटे छोटे देश थे अब वो कहाँ बेचेंगे, जब वो बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं दूसरे देशों के, तो वो लोग खरीद लेते हैं ज़्यादा पैसों में, और जिससे कि छोटे किसानों को तो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए होता नहीं है। तो गैस इसमें किसान की उत्सुकता में कमी आई और कृषि कार्य उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जब उनको ज़्यादा हानि हुई तो। और क्या देखते हैं अपन इसमें, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देश की नई चीज़ों का पैदावार होने लगी। हम देखते हैं जैसे ही गए वहाँ के वैज्ञानिक थे, वहाँ जो दूसरे देशों के, उनके गए संपर्क में मिलने से हम देखते हैं कि भारत में भी बहुत सारी चीज़ों का जो पैदावार नहीं होती थी, उन जो दूसरे देश के लोग बताएंगे तो यहाँ पे भी उसकी मांग हुई गई, और वहाँ पे चीज़ों का बनना, पैदा होना शुरू हो गया। देखिए कृषि वैश्वीकरण से ही भारत के लंबे समय तक ब्रिटेन का
उपनिवेश बनकर कृषि के अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा। सो गाइस इससे हमने इसका एक लाभ भी देख सकते हैं, मतलब कि एक हानि भी देख सकते हैं इसमें। देखिए क्या है कि इसी के कारण, इसी वैश्वीकरण के कारण गाइस भारत क्या था, इतने सालों तक गाइस एक प्रकार से ब्रिटेन का गुलाम बन के रहा, उपनिवेश बन कर के रहा, क्योंकि वो लोग भारत से कृषि करवाते थे और क्या दूसरे देशों में आसानी से बेच जाते थे। देखते हैं लास्ट में गाइस 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारत में किसानों की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे चावल है, रबड़ है, जूट है। मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी विकसित देशों की से स्पर्धा करने में भारत क्या रहा, असमर्थ रहा, क्योंकि वहाँ के किसान को हम देखते हैं सब्सिडी दी जाती है, उस बोनस दिया जाता है गाइस, सब्सिडी दी जाती है, जिससे भारतीय कृषि की तो गाइस भारत के किसान वहाँ के किसानों से गाइस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सके, असमर्थ रहे। इसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि की यदि स्थिति सुधारना है तो किसानों को स्थिति सुधारने के लिए गाइस पहले नंबर कृषि की स्थिति सुधारना है तो किसानों की स्थिति भी सुधारनी पड़ेगी। किसानों की स्थिति सुधारनी होगी यदि कृषि की स्थिति सुधारना है तो। ये हमारा निष्कर्ष हो गया एक प्रकार का। सो गाइस इसमें हमने इसको अपन 3-4 पॉइंट बना लेंगे, जिससे कि आपको इतना बड़ा आंसर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमने देखा गाइस निर्यात में हम देख रहे हैं कि इसमें एक गाइस निर्यात में क्या हुआ, भारत के लोग भी दूसरे देशों में निर्यात करने लगे और ज़रूरतों की चीज़ों को लेने लगे, ये लाभ हुआ निर्यात में। और गाइस इसमें हानि क्या हुई निर्यात में हमने देखा था, इससे गाइस एक हानि ये हुई, क्या हुई निर्यात के आधार पर यदि हम देखें तो निर्यात के आधार पर देखें गाइस तो ये लाभ हुआ। और हानि क्या हुई गाइस निर्यात में हानि ये हुई गाइस कि हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे किसान थे गाइस, जो बड़े बड़े विकसित देशों के किसान थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो सीधे भरना स्टार्ट कर देते थे गल्ला का, अनाज का गाइस। वो मतलब कि ज़्यादा उच्च दाम पर नहीं, कुछ दामों पर खरीद लेते थे। इकट्ठा माल खरीद लेने से गाइस दूसरे देश उस पर कॉम्पिटिशन में नहीं टिक पाए, मतलब कि वो लोग ज़रूरत का फ़ायदा उठाना एक प्रकार से। जो छोटे छोटे किसान हैं गाइस, जो छोटे देश के किसान हैं, उनसे गाइस थोड़े पैसों में खरीद लेना और ज़रूरत पड़ने पर महंगा उन्हीं को बेचना। और गाइस निर्यात के आधार पर देख लिया हमने। इसके बाद हमने क्या देखा था गाइस, यहाँ पे मतलब कि उनकी गुणवत्ता गाइस अधिक थी। इसमें गाइस हमने एक लाभ ये देखा कि गाइस की इसमें जब जो चीज़ों का गाइस ज़्यादा उत्पादन हो जाता था, उसका उत्पादन के आधार पर क्या कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। दूसरा गाइस गुणवत्ता बढ़ी, इसमें गुणवत्ता के आधार पर देखा था। इससे गाइस भारत में गुणवत्ता की स्थिति काफ़ी सुधरी, कि मतलब कि वहाँ पे मांग होती थी तो गुणवत्ता के आधार पर भारत में भी के लोग भी क्या अच्छी गुणवत्ता का अनाज उत्पादन शुरू कर दिए। और गाइस हम देख रहे हैं इसमें हानि क्या हुई कि गुणवत्ता के कारण हम देखते हैं जो छोटे छोटे देश थे गाइस, वो लोग अपनी गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, अपनी गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनको गुणवत्ता ना बढ़ा पाए और उनकी वस्तुओं की मांग हट ही गई और वो कोई मांग ही नहीं करता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। गाइस जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ मतलब थोड़ी कम गुणवत्ता वाली चीज़ें कौन खरीदता है, तो गाइस वो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं टिक सके। तो गाइस इसी प्रकार आप, और गाइस हमने क्या देखा, चौथा नंबर आप ये भी लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकों के सहयोग से नई नई चीज़ों की पैदावार हो गई। और अब इसमें अलाव क्या मतलब कि हानि क्या लिख सकते हैं कि इसी के कारण हम देखते हैं कि भारत इतने साल गाइस ब्रिटेन का क्या बन के रहा, उपनिवेशवाद बन के रहा, इसी गाइस वैश्वीकरण के कारण। इसके बाद निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन है आज की स्लाइड का। देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कि चावल की खेती के लिए गाइस हमें भौगोलिक परिस्थितियां बताना था। अभी एक बार हमने इस परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी, वो गाइस हम देख रहे थे उसकी खेती के लिए कौन कौन क्षेत्र, भौगोलिक हमको क्षेत्र के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, किस परिस्थिति में चावल उग सकता है, उत्पादन किया जाता है चावल का। तो देखिए अपन को इसको 3-4 भागों में बांट लेंगे। एक तो गाइस चावल के लिए तापमान की कितनी ज़रूरत होती है, एक अपन लिख लेंगे तापमान। दूसरा लिख लेंगे गाइस
देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वैसे भी। तो गाइस हमको 3-4 आधार पर लिखेंगे। एक तापमान के आधार पर बताएंगे, दूसरा वर्षा के आधार पर, तीसरा सिंचाई या वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है, चौथा गाइस मिट्टी, किस मिट्टी में चावल उगता है। इन आधार पर गाइस हम चावल के इन 4 चीज़ों को, यदि आप 4-5 चीज़ों को याद, ऋतु लिख लेंगे एक, तो 5 चीज़ों को याद रख ले जाते हैं गाइस। 5 चीज़ों को याद रखना कि हमें इनके आधार पर चर्चा करना है। ये चीज़ें लिखी गाइस, और इसके बाद हम 2-2 लाइन इनके बारे में लिख देंगे तो अपना बहुत बड़ा आंसर बन जाता है। सो गाइस चावल की खेती के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। देखते हैं गाइस चावल की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक। एक तो गाइस तापमान के बारे में हम आगे लिखते हैं। देखिए चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। तो गाइस यदि आपको तापमान बस याद रखता है कि हमें तापमान लिखना है, पहले परिस्थिति में आएगा तो वर्षा लिखना है, तो तापमान में आप इतना रखिए कि 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने में गाइस इतना आप तो लिख ले जाएंगे ना। चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखेंगे गाइस आप वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो आप वर्षा के आधार पर गाइस 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप इतना, और गाइस आप इतना बना के लिख ले जाएंगे। देखिए चावल की खेती के लिए अधिक आर्द्रता तथा अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा लगती है, 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा। इसके बाद अपन चौथा लिखेंगे गाइस सिंचाई में हम देखते हैं कि बहुत सारी गाइस जब वर्षा नहीं होती है 100 डिग्री सेल्सियस तो फिर क्या करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। तो गाइस सिंचाई के लिए गाइस देखते हैं बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी है वहाँ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि बांध परियोजनाएं बनाई जाना, ठीक है ना। जैसे राजस्थान और पंजाब के इलाके में गाइस बहुत 5 नदियों का देश है, इसीलिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है, फिर पंजाब वगैरह में होता है। देखिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए गाइस, तो मिट्टी के आधार पर किस भौगोलिक परिस्थिति में चावल उगता है, तो इसके लिए गाइस मिट्टी के लिए डेल्टाई प्रदेशों की मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, जो जलोढ़ मृदा चावल के लिए आदर्श होती है, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो गाइस हमने इसके बारे में एक बार क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। मतलब मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लाल पीली भी चलेगी, और साथ में कैसी मृदा होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा क्या होती है गाइस, जो नदियों के द्वारा गाइस हम देखते हैं कि नदियों के द्वारा बहा करके गाइस बहुत सारी पानी के साथ में गाद और मिट्टी आ जाती है। तो गाइस वो मिट्टी गाइस जमने लगती है जिस क्षेत्र में जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में गाइस बंगाल की खाड़ी में नदियाँ आकर के, बहुत सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं। तो गाइस वहाँ का क्षेत्र इसीलिए देखते हैं चावल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जगह वही होती है, और वहीं पे गाइस सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं ऋतु कौन सी होनी चाहिए, तो चावल की खेती के लिए गाइस जून जुलाई वाली वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम के मानसून, देखिए मानसून में शुरुआती समय में बोई जाती है। तो क्या देखा गाइस हमने ऋतु के बारे में, तो हमने देखा सबसे पहले देखा गाइस कि वर्षा ज़्यादा जरूरत होती है। तो वर्षा का फैक्ट यहीं से लगता है जब वर्षा हमारे देश में कब शुरू होती है। तो गाइस हम देखते हैं जब हम स्कूल जाते हैं तो जून जुलाई में स्कूल लगता है हमारा, और उसी टाइम वर्षा होती है। और चावल भी क्या है, खरीफ की फसल है, तो वो मौसम गाइस कीचड़ वाला होता है। तो एक प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि वो कीचड़ वाला मौसम होता है, खराब मौसम होता है, और खराब से खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में बोई जाने वाली फसल है, और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है क्योंकि गाइस पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, 100 डिग्री पानी की ज़रूरत होती है। उसी टाइम आता है गाइस दक्षिण पश्चिम मानसून, और जून जुलाई का समय वर्षा ऋतु। आप इतना एक याद रख ले जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इस आंसर को करने में कोई प्रॉब्लम हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आप किन किन आधार पर लिखेंगे, तो गाइस हम लिख सकते हैं, एक तो गाइस तापमान, दूसरा हम देखते हैं वर्षा, तीसरा देखते हैं सिंचाई की व्यवस्था, चौथा मिट्टी, और 5वां ऋतु। यदि ये 5 चीज़ें आप याद रख ले जाते हैं तो आप आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि गाइस आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि तापमान कितना होना चाहिए, तो आपको तापमान याद आ गया तो आप लिख सकते हैं कि इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए है। दूसरा आप लिख सकते हैं वर्षा 100 डिग्री चाहिए है ना, या फिर अधिक वर्षा और अधिक तापमान। और सिंचाई की व्यवस्था विभिन्न परियोजनाओं की ज़रूरत होती है जहाँ पर पानी नहीं होता है। इससे तो ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप। वर्षा से यदि वर्षा कम होती है सिंचाई की ज़रूरत होती है। मिट्टी की कौन ज़रूरत होती है गाइस, तो हम देखते हैं इसके लिए भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी कहाँ से मिलता है, नदियों से मिलता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि इसके लिए जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है। डेल्टाई प्रदेश कौन सा होता है हमारा, पश्चिम
पश्चिम बंगाल, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। ऋतु के बारे में आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो गाइस जब पानी की ज़रूरत होगी तो मिट्टी भी कौन सी होगी, जलोढ़ होगी। जलोढ़ के बाद देखा हमने पानी सबसे ज़्यादा कहाँ कब गिरता है, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें गाइस, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं तो भी हमें पता चलेगा कि हमने जो प्रयास किया है, जो हम डायोग्राम बनाकर लाए हैं गाइस, डायोग्राम के साथ साथ हमने देखा कि हम अच्छे तरह से डिफाइन करते हैं आंसरों को भी। ये नहीं बोल देते हैं कि हमने करवा दिया आंसर बस हो गया, हम उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।